गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति में नेचुरल होती रहती हैं। हम अपने आसपास देखें तो कई तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं में बहुत बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो कहीं भूकंप होता है, कहीं सुनामी आ जाती है। तो ये कैसे होती हैं, इन सब घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इनमें से एक और हमारे जो साथ घटित होती है एक घटना है, उसका नाम है तड़ित। तो आज हम तड़ित के बारे में समझेंगे कि ये तड़ित क्या होता है। आप लोगों ने तारों को देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जैसे हमारे घर में लाइट बल्ब चलती है, पंखे चलते हैं, तो उन पे एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होता है ना। और उसका कनेक्शन बाहर हमारे तार से होता है जो पोल्स पे बंधे हुए होते हैं। कई बार आपने अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चिड़ियाओं को भी उनके ऊपर बैठे हुए देखा होगा। कई बार वहाँ आपने चिंगारियाँ भी निकलती हुई देखी होगी। ऐसे यदि हमारा सॉकेट भी या जो प्लग होता है उसमें भी कई बार चिंगारियाँ निकलती है। तो ये क्या है? यह एक तरीका तड़ित है। तो ये तड़ित का नाम, अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। पहले पुराने समय में तो तड़ित को कोई जानता नहीं था। तड़ित नाम सुनते ही, जैसे ही कभी बारिश बहुत तेज होती थी, बहुत तेज पानी गिर रहा है, उसी समय बिजली चमक रही है, बहुत जोर जोर से आवाज़ हो रही है, तो लोग डर जाते थे कि जरूर भगवान को गुस्सा आ गया है और कुछ प्रलय आने वाला है। अब तो प्रलय आएगा ही आएगा क्योंकि बिजली इतनी चमक रही है। तो ये पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जब रिसर्च होने लगी, फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है ना। तो ये कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आकाश में जब भी बारिश होती है, आपने देखो ना, काले काले भूरे भूरे बहुत सारे बादल आते हैं, उसके बाद उनसे पानी गिरता है। पानी का जो जल चक्र है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे इवोपरेट होता है। पानी जो भरा हुआ है वो इवोपरेट होता है और आकाश में जाता है, और वहाँ पर जाकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, मतलब पहले इकट्ठा हो जाता है, वहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा, है ना। फिर वो छोटी छोटी बूंदों में, अब जब बूंद भारी हो जाती है तो वो नीचे गिरती है। ये जल चक्र की एक प्रोसेस हो गई। तो अब इसी समय यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बादलों का निर्माण होता है। जब ये बादल बन जाते, अब बादलों में क्या होता है, आवेश एकत्रित होने लगते हैं, और इन्हीं आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा हो जाता है, तड़ित, है ना। आवेश जब एकत्रित हो जाते हैं तो तड़ित पैदा होती है। तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो अब ये जो तड़ित थे ना, इनके बारे में ये यूनानी लोग थे ना, 600 साल पहले, वो भी इनको समझ चुके थे। इन्होंने क्या किया था, जो एम्बर एक प्रकार की राल होती है उसको फर से रगड़ते थे। यह बालू जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा, अभी सर्दी में तो विशेषकर होता है, जब हम ऊन की स्वेटर वगैरह पहनते, जब हम स्वेटर को निकालते तो हमारे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं या नहीं। इसी तरह से यदि आप बिल्कुल डार्क करिएगा अपने रूम में, और यदि पॉलिस्टर का कोई कपड़ा है या हमारी कंबल है, तो जब वो आपस में टकराते हैं, कई बार मच्छरदानी में भी ये स्थिति होती है। जब हम पूरा कमरा अंधेरा है, डार्क है, तो मच्छरदानी के साथ में जब हमारे कंबल साइड से रगड़ खाता है, उसके बाद में हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है आग लगने वाली है। एक्चुअल में वहाँ आग नहीं लगती है, चिंगारी जो निकलती है वो आवेश के कारण होता है। तो इनकी जो खोज थी वो 1752 में ब्रेजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो आप इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि तड़ित की खोज, तो हम उसमें नाम लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तड़ित तथा आपके वस्तु से जो उत्पन्न चिंगारी है, यह एक घटना है और इसे साकार होने में 2000 साल का समय लगा। अब हम विद्युत आवेशकों के गुणों का अध्ययन करेंगे। आकाश में तड़ित से ये किस प्रकार से संबंधित है। अब इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमारे बालों से कंघी को रगड़ेंगे, तो क्या होगा, वो कंघी आवेशित हो जाएगी। और जब हम छोटे छोटे, आप बिल्कुल बारीक बारीक पेपर के पीस करके ज़मीन पर रखेंगे या कहीं पे, तो फिर उसके बाद में जब उस कंघी को उसके पास लाएंगे तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करेगी, है ना।
वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, पेपर के छोटे छोटे दाने या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं हम, और उनको हम जब हमारे बालों से, सूखे बालों को लेना है, कंघी को जब हम ऐसे से घिसेंगे और थोड़ी देर बाद जब हम उनके पास में लेकर आएंगे तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि रगड़ के द्वारा आवेशन उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका एक और एक्सपेरिमेंट हम बाल पेन की जो रिफिल होती है, आप लोग पेन जिससे लिखते हैं उसके अंदर एक रिफिल होती है, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। उसको क्या करना है, रिफिल को लेना है, पॉलीथीन से तेजी से रगड़ना है। हम उसे रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद में हम देखेंगे कि उस पर चार्ज आ जाता है। कैसे, अब पता कैसे चलेगा आ गया चार्ज, है ना? इसके लिए भी हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट के ज़मीन पे डालेंगे और फिर जब उस रिफिल को पास में लाएंगे तो वो सभी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम और भी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे सूखी हुई पत्ती, भूसे, सरसों, इन सब को भी हम साथ में ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक आपके टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप स्वयं को फिल करना है ये सारे एक्सपेरिमेंट कर करके। किन किन के साथ करना है? पहला हम रिफिल के साथ, फिर गुब्बारा, रबर और स्टील की चम्मच। इन सबको आपको पहले क्या करना है, अच्छी तेजी से घिसना है। किस पे? तो देखिए, रिफिल लेंगे तो हम पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र पर, यदि हम गुब्बारा लेते हैं तो पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र और शुष्क बाल पर, रबर लेते हैं तो ऊन पर, और स्टील का चम्मच पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र पर। जब हम इस तरह से ले लेंगे, इनको रब करेंगे तो क्या होता है, और आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुए। क्या ये कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं या ये आवेशित हुए या नहीं हुए। बहुत ही आसान सा है, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। हम प्रैक्टिकल, अच्छा विज्ञान में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत मज़े आते हैं, और हम स्वयं किसी चीज़ की खोज कर सकते हैं। जब हम स्वयं के द्वारा कोई काम करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है और हमें वो काम करने की और इच्छा होती है। जब एक बार हम कोई खोज कर लेते हैं ना तो ऐसा लगता है और खोज की जाए, है ना। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे आवेशकों के प्रकार एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। इसके लिए हमको लेना है 2 बैलून। बैलून सब बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चे क्या बड़े, मुझे भी बैलून बहुत पसंद है और उनसे खेलना भी बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पर बस बैलून ले रहे हैं और 2 बैलून क्या लेना है। अब पहले हमें क्या करना है, उन दोनों बैलून को लेना है और जैसे इस चित्र में दर्शाया है इस तरह से हमको इनको यहाँ पर सेट कर देना है ना। अब इनको पहले लटकाना है और ऐसा लटकाना है कि एक दूसरे को स्पर्श ना करे। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है। फिर देखते हैं कि क्या होगा जब हम इन गुब्बारों को रगड़ेंगे ऊनी कपड़े से। जो ये लटके हुए हैं, देखिए थोड़े से दूरी पर है यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सोचो ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब इनको हमने रब किया तो इनके ऊपर आवेश आ गया, और सेम आवेश आएगा बलून के ऊपर, सेम आवेश। पहला रगड़ा तो आवेश आया, दूसरा रगड़ा तब उसके ऊपर आवेश। अब दोनों पे जो आवेश आया है, मान लो प्लस प्लस आवेश आया है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से ये दूर जाने लगेंगे। और यही एक्सपेरिमेंट हम रिफिल के साथ भी कर सकते हैं। रिफिल को लेना है और इसको भी पॉलीथीन से रगड़ना है, और फिर कांच के एक ग्लास को हमने यहाँ लिया है, उसके अंदर हम इस रिफिल को रख देंगे। फिर दूसरी रिफिल लेंगे, पहले हमने एक रिफिल लिया है, इसके बाद में दूसरी रिफिल लेंगे। दूसरी रिफिल को भी हम प्लास्टिक से रब करेंगे, और जब इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को यहाँ प्रतिकर्षित करेंगी। यानी कि दोनों बैलून्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ये जो रिफिल्स हैं ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगी। लेकिन यदि अब हम तीसरी स्थिति को बताते हैं, यदि हमने किसी पॉलीथीन से रगड़ी हुई रिफिल के पास में कोई बलून लेके आ जाते हैं, तब क्या होगा, वह उसको आकर्षित करेंगे, है ना। यानी कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई चीज़ है। यहाँ बैलून अलग प्लास्टिक से बना है और रिफिल अलग प्लास्टिक से बना है, इसलिए इनके ऊपर अलग अलग आवेश है। तो इस पूरी प्रोसेस को करने से, इस पूरे प्रैक्टिकल को करने से हमें बस एक बात समझ में आई है कि यदि एक जैसे होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग होते हैं प्लस माइनस
आवेश होते हैं या चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही बलून और रिफिल के साथ हो रहा है। बलून और रिफिल एक दूसरे को जब हम पास में लाते तो और पास में आ जाते हैं, यानी कि ये आकर्षित करते हैं। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई। जब इन दोनों को लाया तो इनमें प्रतिकर्षण हुआ, रिफिल को जब एक ग्लास में रखा तो वहाँ भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब बैलून के साथ में रिफिल को रखा है तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। एक आवेशित रिफिल दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित करती है, परंतु एक आवेशित गुब्बारा एक आवेशित रिफिल को आकर्षित करता है। अब इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गए कि आवेश दो प्रकार के हो गए, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश जो प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय यानी कि जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप समझ लीजिए। विजातीय क्या करेंगे और सजातीय क्या करेंगे। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि जो सजातीय होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपके लिए यह ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको साथ साथ तैयार करना है, चूंकि आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी यदि हम कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। और हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है कि भाई कैसे आवेश होते हैं, क्या चार्ज होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। सिर्फ एक रगड़ से ये उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अब रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ के द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहा जाता है, यह भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसे हम कहेंगे धनावेश। क्या कहेंगे, धनावेश। अन्य प्रकार के आवेश को क्या कहेंगे, ऋण आवेश। यानी कि एक हमको रेशम का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर कांच को रब करना है, तो कांच की जो छड़ है उसके ऊपर कौन सा आवेश आया है, पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश आ जाता है। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते गए आवेशित प्लास्टिक की स्ट्रॉ के निकट लेके आते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। यहाँ पे क्या बताया है कि अगर कांच की छड़ है और स्ट्रॉ जानते हैं क्या है, हम लोग जो जूस पीते हैं एक पाइप होता है उसको स्ट्रॉ कहा जाता है ना। और उसको भी हम रब कर सकते हैं। जब हम एक कांच की छड़ को और स्ट्रॉ को रब करते हैं और दोनों को पास में लाते हैं तो इनमें भी क्या होगा, आकर्षण होगा, जैसे बलून और रिफिल में हुआ था। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे है, कांच की छड़ पर, और नेगेटिव चार्ज किस पे है, स्ट्रॉ के ऊपर। अब रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश कैसे होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। रगड़ने पर जो विद्युत आवेश होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, स्थैतिक प्रकृति के होते हैं। वे स्वयं गति नहीं करते, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। जब आवेश गति करते हैं तो क्या बन जाता है, विद्युत धारा। यानी कि एक और प्रश्न तैयार हो गया कि विद्युत धारा कैसे बनती है। तो जब आवेश गति करते हैं, जब चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे हम स्विच ऑन करते तो हमारा करंट बहता है और हमारा बल्ब ऑन हो जाता है ना। तो वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा से बल्ब चमक उठता है तथा तार गर्म हो जाता है ना। ये किस लिए हो रहा है, ये सब आवेशों के प्रवाह की वजह से हो रहा है। अब इन आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है हमको ये समझना पड़ेगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी तो देखिए, हमने कुछ चीजें जानते हैं ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट के, है ना, अच्छे से जो इनमें गति होती है। तो कुछ धातुएं होती हैं, हम लोग देखते हैं मोस्टली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो तांबे के तार में होता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इससे भी अच्छा चांदी में होता है, प्लैटिनम में होता है, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर हम ये लगाएंगे ना तो कोई चोरी करके ही ले जाएगा। सामान्य रूप से तांबे, और तांबे से भी सस्ते तार कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम के, और वो भी अच्छे से धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट हमको करना है और उस एक्सपेरिमेंट में हमको इस तरह का एक बॉटल लेना है। ये बॉटल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का एक जार लेना है। जार के ऊपर हमें इस तरह का एक गत्ता बोलते हैं जिसे हार्ड
थोड़ी सी मोटी शीट होती है, उसमें एक छेद करना है। छेद करने के बाद उसमें एक पेपर क्लिप, जिसमें हम पेपर में फंसाते हैं ना क्लिप्स, उन क्लिप्स को लेना है और सीधा कर देना है। वो मुड़ी हुई होती है, बैंड होती है, उसको हमने इस तरह से सीधा करके इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली 2 हमने पट्टियाँ काट कर यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज कर दिए कि, है ना। अब यहाँ हमको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में हमको इसको आवेशित करना है। आवेशित का सिद्धांत तो आपको पता ही है कैसे आवेशित करते हैं, है ना। किसी को भी रब करेंगे तो उसमें आवेश हो जाता है। तो सेम इस तरह से हमने यहाँ पर एक पेपर क्लिप लिया है, एल्यूमिनियम की पन्नी जो 4 cm 1 cm साइज़ की है, 2 कट काट ली है और गत्ते से इसमें लटका दी है। और यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि पेपर क्लिप को इस प्रकार से रखना है कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए और इसकी सिरे को स्पर्श कराइए। पेपर रिफिल, अब हमने रिफिल ले लिया है, उसको पेपर क्लिप से स्पर्श करवाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेपर क्लिप के सिरे से अन्य वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, क्या हर बार पन्नी की पट्टियाँ समान रूप से व्यवहार करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई वस्तु आवेशित हुई या नहीं। अब भाई बोलते हैं ऐसे ऐसे घिस लिया आवेशित हो गई, हमने भाई कागज़ भी उठा लिया, नहीं, लेकिन हम इसको सिद्धांतिक रूप से बताना है हमें कि रिफिल चार्ज्ड हुई है, तो उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ चार्ज वाली जो हमने रब की हुई रिफिल है उसको इससे टच किया तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों जो पत्तियाँ पास में थी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के बाद ये फैल जाती है ना। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इसे हम कहते हैं विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता कर सकते हैं कि किसी चीज में चार्ज हुआ है या नहीं। अब इस प्रकार से विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य धात्विक चालक की ओर भेजा जा सकता है। अब हमने क्या किया, अभी तो हमने रिफिल लगाई थी, लेकिन इसी स्थान पे ये जो बॉटल वाली स्थान, ये रिफिल की जगह आप अपनी अंगुली को टच कर दीजिए, क्या होगा, सोचो क्या होगा, है ना। ऐसी स्थिति में जब हम अपनी अंगुली से इसको स्पर्श करते हैं तो ये जो दोनों क्लिप्स यहाँ पे आपको ये दिख रही है, दोनों अलग अलग हो रही हैं, ये दोनों वापस से पास में आ जाती है क्योंकि इनमें आकर्षण स्थित हो जाता है। बट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारी बॉडी होती है वो भी करंट का फ्लो करती है। चूँकि इसमें करंट है, ये करंट हमारी बॉडी से होता हुआ ज़मीन में चले जाता है, इसलिए यह स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर पन्नी की जो पट्टियाँ हैं अनावशित हो जाती है। पहले कैसी हो गई थी, जब हमने रब वाली रिफिल लगाई थी तब ये आवेशित थी, इसलिए इनमें आवेशित आने के बाद ये दूर दूर हो गई। लेकिन जैसे ही हमने अपनी अंगुली को टच किया, अपनी अंगुली को टच करने पर ये क्या हो गया, इनमें अनावेशित हो गई। क्यों, इनका आवेश कहाँ गया, इनका आवेश हमारी अंगुली में आ गया और हमारी अंगुली से हमारी बॉडी के थ्रू जमीन के अंदर चले गया। तो इस तरह से किसी वस्तु के आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया होती है, उसे हम भू संपर्कर्षण कहते हैं। भू से यानी कि भूमि से उसका संपर्क होना यानी अर्थिंग। आप लोगों के घर में भी देखा होगा ना, कभी कभी करंट आने लगता है, किसी चीज़ को, कभी कूलर को छुओ या किसी चीज़ को छुओ तो भाई करंट आ रहा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती है। हमारे घर भी जब बनाए जाते हैं तो एक तार को अंदर जमीन में डाल दिया जाते हैं, 3 तरह के तार होते हैं, है ना। तो एक अर्थिंग वाला तार होता है, तो वो सारा जो एक्स्ट्रा करंट होता है, कहीं से कुछ लीकेज होता है तो वो उसको जमीन के अंदर भेज देता है। विद्युत धारा के किसी कारण से लीक होने पर विद्युत आघात से बचने के लिए हमें भवनों में भू संपर्कर्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी कि अर्थिंग की प्रोसेस की जाती है। हर व्यक्ति के घर में होता है। अब हम इस तड़ित, ये तो पता चल गया कि ये तड़ित क्या होता है, इसमें आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसको पूरा डिटेल अब हमको समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि तड़ित वास्तव में कैसे बनते हैं, क्या होते हैं।
तो ये तो समझ में आ गया कि रगड़ो, देखो आपके हाथों को भी जोर से रगड़ो, आप बहुत तेजी से रगड़ो, एनर्जी आ जाती, गर्म हो जाते हैं हमारे हाथ भी, हो जाते हैं ना। ऐसे ही रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब बादल बनते हैं तो बादलों में क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव, जो उसके ऊपर की लेयर होती है बादलों की उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नीचे की लेयर होती है उसमें नेगेटिव। अब देखो बादल भी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक लेयर में होंगे, कुछ बादल ऊपर होते हैं, कुछ बादल नीचे होते हैं, कोई बीच में होते हैं। हवा भी चलती है ना। हवा तो बैड कंडक्टर होती है, किसकी, आवेशों के संचलन की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जब बादल चलते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, है ना। ये सब चार्ज है। और देखो हमारी जो पृथ्वी होती है इसके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं इन सब पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। जब इनमें आप अब क्या होगा, देखो यदि ये माइनस माइनस होते तो इनमें प्रतिकर्षण होता है ना, प्लस प्लस होते तभी प्रतिकर्षण होता, ये एक दूसरे से दूर जाते। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ ऊपर प्लस चार्ज है, नीचे माइनस चार्ज है, यानी कि इनमें आकर्षण होगा और ये पास पास आएंगे। जब ये तेजी से पास पास में आते हैं तो इनमें क्या होती है, टक्कर हो जाती है। टक्कर होने से क्या उत्पन्न होती है, आवेश जब टकराएंगे तो चिंगारियां उत्पन्न होती है। और जब चिंगारियां उत्पन्न होती है तो हम आकाश में देखते हैं बहुत तेजी से बिजली चमकती है और उस चमक के बाद में बहुत तेजी से गर्जना होती है, गड़ करके आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। लेकिन हम देखेंगे इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो बिजली की चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देती है और लेकिन आवाज़ जो होती है वो थोड़ी देर बाद, इनके टकराने से आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, थोड़ी देर बाद होता है। इसका कारण ये है कि जो बिजली है, लाइट जो होती है उसकी स्पीड तेज होती है, वो बहुत तेज जल्दी से हमारे पास पहुंच जाती है। लेकिन जो साउंड होता है, ध्वनि होती है, उसकी स्पीड स्लो होती है, इसलिए वो थोड़ी देर में हमारे पास में पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये जो घटना कहलाती है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, विद्युत विसर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। तो ये विद्युत विसर्जन की घटना होती है। बहुत तेज़ी से बिजली बादल टकराते हैं, प्लस माइनस चार्ज टकराते हैं और फिर क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है और उसी के साथ में वो आवाज़ को भी करते हैं। अच्छा, यह प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच में तथा बादलों तथा पृथ्वी के बीच में हो सकती है। पहले तो लोग समझते नहीं थे और डर जाते थे और डर के सोचते थे अरे भगवान को बहुत गुस्सा आ गया है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अब हम इसको समझ चुके हैं कि आवेशों की प्रक्रिया है। अब मान लो तड़ित हो गई है, अगर बिजली, आप लोगों ने कई जगह पे सुना होगा कि कहीं पे बिजली गिर गई है, कहीं जैसे भूसा डला हुआ है खुले मैदान में तो उसमें आग लग गई, कई लोगों के ऊपर गिर जाती है, लोग जल जाते हैं, कई लोगों की डेथ, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये जो आवेश होते हैं ना, ये चूंकि जैसे आकाश से आने के बाद में इनको वायु माध्यम मिल जाता है, आने के बाद में ये जब पानी भी गिरता है साथ में, है ना, तो ये धरती पे तेजी से आते हैं, उतना पूरा स्पेस जहाँ ये गिरते हैं उसको पूरे को जला के राख कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इस तड़ित से बचना है, इस थंडर बोल्ट से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गरज वाले तूफान झंझा से बचना है। तो हमको जब हमको ऐसा लगता है कि भाई बारिश होने वाली और ऐसी स्थिति है, तो पहले तो हमें घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। मान लो फिर भी हम निकल गए हैं, तो अंतिम गर्जन सुनने के सुरक्षित स्थान से बाहर आने के लिए कुछ देर जैसे गर्जना होगी उसके बाद में आप बाहर निकलेंगे। सुरक्षित स्थान का पहले पता लगाएंगे। अगर आप घर में कार वगैरह में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने खिड़की दरवाजे पूरी तरह से पैक रखेंगे। बाहर खुले में अगर आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या कोई मशीन खुली कार में सुरक्षित नहीं रहते हैं, यदि खुले मकान, वृक्ष और पार्क ऊंचे स्थानों पर हमारी रक्षा नहीं हो सकती, तो हमको क्या करना है, छाता भी लेकर नहीं चलना है और किसी भी पेड़ के नीचे हमें शरण नहीं लेनी है, क्योंकि अभी बताया ना प्लस चार्ज होते हैं पेड़ों पर, तुरंत बिजली आपके ऊपर गिरेगी। छाता, तुरंत बिजली आपके ऊपर गिरेगी, ये ध्यान रखना है आपको। मान लो आप ऐसे स्थान पे फंस गए हैं जहाँ चारों तरफ खुला है, तो आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको इस तरह से बैठ जाना है। इस तरह से बैठने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। हो सकता है साइड में बिजली गिर के निकल जाए, ये तो एक तरीका है बचने का, है ना।
अब घरों के अंदर हमको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको हमें नहीं छूना है, किसी प्रकार की वायरिंग को नहीं छूना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करंट की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ बारिश के समय में होती है। जब भी बारिश होती है कई लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, पानी के साथ करंट का फ्लो होने लगता है। और यदि हम मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमें बिना डोरी वाले मोबाइल फ़ोन्स का ही उपयोग करना चाहिए। सबके कंप्यूटर, टीवी, सॉकेट इनके निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों को जलाया जा सकता है। बाकी आप लोग सभी लोगों को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। बारिश के दिन में किसी भी खुले वायर को टच ना करें, ओके, है ना। अब तड़ित चालक के बारे में, अब ये तो हमने हमको बचाने की बात की, लेकिन हमारा घर कैसे बचेगा। हमारे घर के अलावा बहुत बड़े मंदिर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, है ना। तो इन सबको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो वहाँ पर हम एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिससे हम तड़ित के प्रभाव से बचा जा सके। तो क्या किया जाता है, एक धातु की छड़ को अधिक ऊंचाई पे, जैसे घर हमारी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर उससे ज़्यादा ऊंचाई पर, है ना, एक सिरा उसका खोल देते हैं और उस तार को ले जाकर ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये यहाँ पे ये देखिए एक तार लगा हुआ है ना, ये इसका वी शेप दिख रहा होगा, त्रिशूल आकार जिसे बोलते हैं। ये तार नीचे की ओर जा रहा है इस बिल्डिंग से बिल्कुल, और इसका संपर्क कहाँ कर दिया है, धरती में। तो जितनी भी, अगर मान लो यहाँ बिजली गिरती है ना, यहाँ यदि बिजली गिरती है तो ये इसको रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के साथ अब ये तो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ना, जो धातुएं होती है, तो ये धातु का बना होता है और वो ये सारी बिजली को कहाँ भेज जाता है, यहाँ पर। और यहाँ क्या लगा हुआ है, एक तांबे की प्लेट लगी होती है और वो इसको रिसीव कर लेती है। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का कड़ी झंझावात होता रहता है तब स्तंभ, विद्युत के तार, जल पाइप, इन सब से हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमको टच नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है भूकंप। ये भी बहुत खतरनाक है ना। तड़ित झंझावात से तो कई लोग जलते ही हैं, या एक दो लोगों की डेथ होती है, कम लोगों की होती है। लेकिन यदि भूकंप आ जाता है तो बहुत ज़्यादा जो संपत्ति होती है उसका नुकसान होता है, जान माल की हानि भी होती है। तो यह भी बहुत दुखदाई हमारे लिए है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा आता है। अधिकतर जो हो रहा है वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण है। कुछ बम विस्फोट वगैरह करते हैं उस वजह से, जैसे परमाणु बमों का, जैसे हमारे नॉर्थ कोरिया बार बार परमाणु विस्फोट कर रहा है, देखना वहाँ भूकंप ज़्यादा आएंगे। अभी युद्ध हो रहा था तुर्की में तो वहाँ भी भूकंप आए हैं, है ना। पर मेन कारण इसका नेचुरल होता है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जब तड़ित झंझावात होती है तो उसके साथ चक्रवात की संभावना भी बनती है। तड़ित मतलब जब बिजली गिरती है ना, तब हवा भी तेज आ सकती है, चक्रवात भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि भूकंप। अब भूकंप के बारे में बहुत सारी संपत्ति को नुकसान होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तर कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। इस भूकंप की एक खासियत मैं बताती हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी उस समय, तो तभी मुझे ये याद है इसके बारे में कि एक बच्ची इसमें जीवित बची थी। जब भुज में जो भूकंप आया था, एक दिन की मतलब नवजात बच्ची थी, उसका नाम जिजीविशा रखा गया था। वो बच गई थी। अब वो कैसे बच गई थी, वो कई सारे पिलर उसके बीच में दबी हुई थी, इसलिए वो बच गई थी। तो अब इसको देखते हैं हम कि ये भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जो धरती होती है, हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उसमें इस तरह से हलचल होने लगती है। हमको बाहर से लगता है भाई धरती हिल रही है, लेकिन होता क्या है कि जब हम पृथ्वी की संरचना देखें तो पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गहराई में बहुत तेज़ी से हलचल होती है, गड़बड़ उत्पन्न होती है। और ये क्या करती है, जो पृथ्वी के केंद्र में हो रहा है वो बाहर की ओर हमें भूकंप के रूप में महसूस होती है। देखिए इस तरह से काफ़ी सारी जान माल सब जो हमारे घर है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। ये कश्मीर का सीन था।
इससे भवन पुल को बहुत क्षति पड़ती है, जीवन को, संपत्ति को भी हानि होती है। इसके बाद इसके साथ साथ जब भूकंप आता है तो बाढ़ भी आती है, पानी भी बहुत है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र में भूकंप आया तो क्या होगा, समुद्र के पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठेगी और वो सारा पानी कहाँ आ जाएगा। जैसे अभी जापान में आई थी, भारत में भी सुनामी आई थी ना, तो क्या होता, सुनामी ने पूरे तमिलनाडु इधर के एरिया थे ना जो समुद्री तटीय, पूरा डुबा के ख़त्म कर दिया था उन जगह को। तो यहाँ पर भूस्खलन यानी देखो, बाढ़ तो समझ गए, पानी का बहुत आना, सुनामी जो समुद्र की लहरें हैं, और भूस्खलन मतलब जमीन का अपने स्थान से खिसक जाना, जो पहाड़ होते हैं भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। चारों ओर के तटवर्ती जो क्षेत्र थे वहां पर बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। अब देखें हम भारत के पास में, भारत के पूर्वी तट या अंडमान निकोबार महाद्वीपों की स्थिति देखते हैं, है ना। आपने भारत का मैप देखा होगा, नीचे छोटा सा ऐसे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं जिन्हें हम अंडमान निकोबार, और इस तरफ हम देखते हैं तो लक्षद्वीप द्वीप बने हुए होते हैं ना। इनसे भी इनमें यहाँ पर भी सुनामी से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी। अब ये तो पुरानी मनगढ़ंत कहानियाँ थी, हम इन पे बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, कोई बात काम का नहीं है। तो हम जो है सही चीज़ उसी को पढ़ेंगे कि जब हम पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह में गहराई में यदि कोई गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, अब इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या है ये, भूस्पंद आते हैं तो पृथ्वी की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं ना, ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसको क्या कहा जाता है, भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है ना। अब ये भूपर्पटी हो गई, अब इसी में तो आना है भूस्पंद, ये वर्ड आप याद रखिएगा, है ना। रिक्त स्थान का क्वेश्चन भी बन सकता है भूस्पंद। अब इसके बाद में जो अंदर वाली लेयर हम देख रहे हैं, ये वाली है ना, ये वाली कहलाती है प्रवार। और इसके बाद में ये पीले रंग का जो गोला नजर आ रहा है इसको बोलते हैं क्रोड़। क्रोड़ भी यहाँ दो भागों में बटा हुआ है, एक आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। और ये जो बीच वाला लेयर है इसे हम प्रवार कहते हैं, और ऊपर वाला ये पतला, आपने एप्पल का देखा ना, एप्पल कैसा होता है, रेड कलर का जो ऊपर का छिलका वो भूपर्पटी समझ लीजिए, बीच वाला व्हाइट वाला पोर्शन प्रवार समझ लीजिए, और बीच में जहाँ बीज होते हैं उसको आप क्रोड़ समझ लीजिए। तो आपकी पृथ्वी की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। अब पृथ्वी की यह परत जो है खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। अब ये हम सोचे कि एप्पल का जैसे छिलका निकल रहा है पूरा, ऐसा नहीं है, ये छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है, टक्कर इनमें होती रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये हमारी जो पूरी अर्थ है उसमें इस तरह, ये देखिए भारत का चिन्ह है यहाँ पर, और ये दूसरे देश हैं, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये देखें तो रूस का, इस पूरे को हम एशिया बोलते हैं, इसमें रूस है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सब पूरा कैसे बना है, ये प्लेट्स से बना हुआ है, जिसे हम कुछ प्लेट के नाम यहाँ बता रही हूँ, जैसे यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है। इंडिया में इंडियन प्लेट है ना। तो इस तरह की ये प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के नीचे चले जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, ये जो प्लेट होती है ना, ये ऐसे ऐसे आराम से रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इनको गुस्सा आ जाता है, इनमें कभी कभी गर्म गैसेस बनने लगती है, या कोई भी कारण हो सकता है, इस वजह से ये आराम से पहले तो तैरती रहेंगी, लेकिन फिर कभी कभी क्या करती है, ये आपस एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ चित्र में भी दर्शा कि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से टकरा रही है, और कुछ प्लेट्स होती हैं जो इस तरह से एक दूसरे से रगड़ाती हैं। इन दोनों स्थितियों में भूकंप आने की संभावनाएं होती है। कभी धीरे धीरे होती है तो धीरे धीरे भूकंप आएगा, लेकिन कभी जोर से तो फिर जोर से भूकंप आ जाएगा, है ना। भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का समझिए, प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र यानी कि एकदम नाजुक सा क्षेत्र होता है जहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भंश क्षेत्र कहा जाता है। आप इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लें। भंश क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि दुर्बल क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर भूकंप हर बार आते ही रहते हैं, कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी हो तब भूकंप आ जाएगा। ऐसे क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ पर है, ये क्षेत्र हैं कश्मीर में, पश्चिमी केंद्रीय हिमालय, उत्तर पूर्व,
कच्छ, कच्छ में बहुत आते हैं। कच्छ का रण, राजस्थान, सिंधु गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पूरा एक डायग्राम शो हो रहा है। ये यूरेशियन प्लेट को बता रहा है, ये तिब्बत का पठार, यहाँ हिमालय के भी कई क्षेत्र हैं जहाँ भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा है। गंगा का मैदान ये माउंट एवरेस्ट को शो कर रहा है, ये इंडियन प्लेट को शो कर रहा है, यहाँ पे हिंद महासागर आ गया। ये भारत का मैप है ये। अब इनके अलावा पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फटने से, उल्का पिंड के टकराने से, भूमिगत नाभिक की विस्फोट होने के कारण भी ये जो हमारे हैं भूकंप, इन प्लेटों में गतियां हो सकती हैं। अब किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर या रिक्टर पैमाने पे व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिक्टर पैमाना परिणाम 7, हम कहें यदि 7 है यानी कि बहुत तेज भूकंप आया, बहुत तेज, पूरा घर, पूरा पृथ्वी सब धड़ धड़ कर, पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें सब गिरने लगेंगी 7 पर। तो भुज तथा कश्मीर में जो आए थे उनका जो पैमाना था वो 7.5 रिक्टर स्केल पर था, यानी कि बहुत तेज आया था। अब ये भूस्पंद क्या है, इनको कैसे नापा जाता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं जिन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव एक और तैयार हो गया कि भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं। तो भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती है, जैसे ही कहीं भूकंप आया ना, तो आप देखिए एक पेपर लीजिए, छोटा सा पत्थर लीजिए, पानी में डालिए, कैसी तरंगे बनती, गोल गोल, बड़ा अच्छा लगता है। आज लगा के देखिएगा, है ना, जहाँ पानी भरा हो वहाँ एक टिप करके डालिएगा तो पानी में भी तरंगे बनेंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जब भूकंप आता है तो सतह पर तरंगे उत्पन्न होने लगती है, लेकिन वो पानी की तरंगे हैं, यहाँ पे भूकंप की तरंगे बनती हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। इसमें कंपनमय छड़, एक लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है, और एक पेंजोड़ा होता है जो नीचे की ओर गति करता है। यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चुंबक लगी हुई है, इससे एक डोरी द्वारा लोलक जिसे बोलते हैं वो लटका हुआ है, इसमें एक पेन भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक प्लेन पेपर है, इस रोलर के ऊपर ये घूर्णी ड्रम जिसे बोला है ना, ये घूमता रहता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही भूस्पंद स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से मार्क करता है चार्ट पेपर पे, यहाँ पे इसकी ये लोलक जैसे जैसे घूमेगा ना, ऐसे हिल हिल के वाइब्रेट होकर, तो यहाँ पर इसका और इसके आधार पर हम पैमाना तय कर लेते हैं। वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र तैयार कर लेते हैं। वे भूकंप की क्षति को पहुंचाने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे तरंगे उत्पन्न हो रही है। मान लो ये पृथ्वी है ना, ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर यहाँ पर भूकंप आया, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी हिलने डुलने लगी हैं, आपस में टकराने लगी हैं या ओवरलैप हो रही हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो जहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है इसका उत्पत्ति केंद्र हो गया ये, है ना, और यहाँ पे फोकस हो रहा है इसका, पृथ्वी का पृष्ठ हो गया, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसे अधिकेंद्र, यानी कि यहाँ से ये जो धरातल से आ रहा है ना यहाँ तक, इसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और ये जो तरंगे उत्पन्न होती है इन्हें क्या कहा जाता है, भूकंपीय तरंगे। अब इसको हम रिक्टर स्केल पे नाप सकते हैं कि कितना हमारा भूकंप आ रहा है। यदि जैसे 4 है तो 4 के बाद यदि 6 है तो 1.5 गुनी ज़्यादा वो बढ़ जाता है, तो कितनी 1000 गुना, 1.5 गुना बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप की संभावना हो जाती है। अब भूकंप से बचाव कैसे करें, है ना, तड़ी से तो बचाव क्या करने का बता ही दिया था कि भाई कार के शीशे वीशे बंद कर लो, आप पहले तो निकलो ही मत यार, बारिश हो रही है तो घर में बैठो ना, क्यों बाहर जाते हो, फिर भी चले गए हैं कार में हैं तो बंद करके रखो, और फिर अब फंस गए हैं कहीं पे तो कार को खुले स्थान पे रख दो, है ना। अब और क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी भी यदि आप अकेले हैं तो आपको छाता नहीं लगाना है, आपको किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर खुले स्थान में जाकर ऐसे मुंह झुकाकर बैठ जाना अच्छे बच्चे बन के, ठीक है, तो फिर आप बच जाओगे।
लेकिन भूकंप से बचाओ, भूकंप से तो बहुत नुकसान होता है, पहले तो हमको पता हो जाना चाहिए। अच्छा, पता है भूकंप जब आने वाला रहता है, हमसे ज़्यादा तो हमारे जो जानवर रहते हैं ना, इन तरंगों को पहचान लेते हैं। पहले से गाय रंभाने लग जाती है, जो पंछी होते हैं ना अपने अपने स्थानों को छोड़ देते हैं। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई ना, जहाँ भी भूकंप आए हैं वहाँ पर कोई भी पंछी वगैरह की डेथ कम होती है, जानवरों की डेथ कम होती है, क्योंकि उनके वो क्या, इन तरंगों को, जो इनकी सुनने की श्रवण शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इन तरंगों को, भूकंप की जो तरंगें निकलती है ना, उनको ये पहले से ही सुन लेते हैं कि भाई यहाँ भूकंप आने लगता है, वो उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन हम में कैपेसिटी नहीं है, हमको तो सिस्मोग्राफ के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आने की संभावना है, जैसे बार बार आता है, तो हम अलर्ट रह सकते हैं। वहाँ पर हमको ऐसे क्षेत्र में ऐसे घरों को बनाना पड़ेगा कि नीचे गिर भी जाए तो कोई नुकसान ना हो, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे बनाने के लिए अच्छे, एक तो पहले इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, सॉफ्ट मटेरियल लगाना पड़ेगा कि सिर पे भी गिर जाए तो भाई हमारा सिर बचा रह जाए। तो अत्यधिक भूकंप क्षेत्र में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या इमारती लकड़ी का उपयोग ज़्यादा बेटर रहता है। ढांचा गिरे तो कोई नुकसान नहीं होता। अब अलमारियाँ जो होती है ना, उनको दीवार में ही फिक्स कर दो, अलमारी गिरेगी ही नहीं, है ना, तो हमें लगेगी नहीं। फिर जैसे हम घर पे दीवार पर घड़ी लगाते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स लगाते हैं या गीज़र वगैरह कुछ सामान लगाते हैं, तो हमको ऐसा कोई सामान वहाँ नहीं लगाना है। पता है भूकंप आएगा, गिरेगा। अब कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग भी लग सकती, तो इसको रोकथाम के लिए हमें सीज़फायर का भी इंतज़ाम करना है। अग्निशमक उपकरणों का भी यहाँ पे संभाल के रखना है कि भाई कभी आग लग जाए तो हमें तुरंत इसका उपयोग करना पड़ेगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान रुकड़ी ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ सामग्रियां भी विकसित की है। अब ये तो हो गया, घर हमारा बन गया अच्छे से, लेकिन हम घर में हैं तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो किसी मेज के नीचे छिप जाओ जैसे ही भूकंप आए, क्योंकि अगर हमारी दीवार गिरेगी भी तो उस मेज के ऊपर गिरेगी तो हमें कम चोट लगेगी। यदि हम सो रहे हैं तो हमारे ऊपर तकिया रख लो, है, तो हम बच जाएंगे। ऊंची भारी चीज़ें हमारे ऊपर गिर सकती है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहो। सबसे पहले तो जैसे ही भूकंप का लग रहा है, धीरे से भी हिल रहा है ना, तो घर छोड़ के बाहर आ जाओ और खुले मैदान में, पेड़ के नीचे नहीं, किसी पोल के नीचे नहीं, खुले मैदान में आके खड़े हो जाओ चुपचाप, अच्छे बच्चे बन के, है ना। वैसे तो आप लोग सभी अच्छे बच्चे हो, बट फिर भी उस समय तो हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। वृक्षों के और विद्युत पोल से भी दूर रहना है और धरती पे लेट जाना है। कार बस में है तो बाहर ना निकले और कहें कि धीरे से किसी खुले स्थान पर पहुंचा दे, और जैसे ही भूस्खलन बंद होते हैं उसके बाद में ही हमको बाहर निकलना है। तो इतना हमारा ये भूकंप हो गया कंप्लीट, हम भूकंप से बच सकते हैं इन सब उपायों को करके। तो ये हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन इससे बेस्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स और हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्नलिखित में से आवेश किस प्रकार के होते हैं। तो दोनों होते हैं भाई, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है, और अपोजिट होते हैं तो आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। भूपटल के नीचे जिन स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहेंगे, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र। यहाँ पर भूकंप आने वाला है, ये उसका उत्पत्ति केंद्र है। रगड़ के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहा जाता है, जो रगड़ से, उसे हम स्थिर आवेश कहते हैं। या तो आप कर लेना, क्या कहते हैं उसे, स्थिर आवेश। जब आवेश गति करता है तो क्या बनता है, जब आवेश में गति हो जाती है तो विद्युत धारा बनती है ना। और फिर हम अच्छी मूवी भी देखते हैं टीवी में, विद्युत धारा के थ्रू देखते हैं ना। आप लोग टीवी कैसे देखते हैं, विद्युत धारा, जिस दिन लाइट नहीं होती मूड ऑफ हो जाता है सबका। फिर किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप किस पैमाने पर की जाती है, तो उसके लिए इसका आंसर आ जाएगा रिक्टर स्केल पर हम किसी भूकंप को जो है वो मापते हैं। भूपर्पटी की भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो जब जमीन के अंदर कुछ विक्षोभ आ जाता है तो भूकंप का निर्माण होता है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमा पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। ये अच्छे से याद कर लेना, है ना। जहाँ पे बहुत सारा बार बार भूकंप आता है उसे हम भ्रंश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने और चिरचिराने को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसको भूकंप कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसमें घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो तांबे की छड़ को। भाई ऊनी वस्त्र को तो अभी करके देखा, फूले हुए गुब्बारे को देखा, प्लास्टिक की रिफिल को देखा, लेकिन क्या तांबे की छड़ को हमने आवेशित किया था? नहीं किया था। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव और भी कई ऑब्जेक्टिव आप खुद इस चैप्टर के अंतर्गत आप बना सकते हैं। जैसे अधिकेंद्र क्या है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो आप हमने आज तड़ित के बारे में पढ़ लिया, थंडरबोल्ट के बारे में। अब डरना नहीं है, संभल के रहना है। भूकंप आ जाए तब भी हमको डरना नहीं है और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि कैसी भी परिस्थिति आएगी हम उसका मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा रचित चीज़ें होती हैं, इनमें हमारा कोई वो रोल नहीं होता है। प्रकृति में अपने आप ये घटनाएं घटित होती रहती है। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। ओके, बाय।